हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 13 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चेंग फैमिली हुआ काउंटी में पहुंचती है। चेंगजी एक पर्सन को बताता है कि वो यहाँ का नया मजिस्ट्रेट है। वो पर्सन बताता है कि पुराने मजिस्ट्रेट और उनकी फैमिली में अब कोई भी नहीं रहा है। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। इम्पीरियल में बुई अपना ट्रीटमेंट करवाता है। इम्पीरियल डॉक्टर बुई को बताता है कि घाव में पस पड़ गया है, उसे निकालते वक्त दर्द होगा। बुई उसे पस निकालने के लिए कहता है। बुई को दर्द होता है। वो मैजेस्टी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। मैजेस्टी मना कर देता है। मैजेस्टी का नाम एम्परर वैन होता है। मैजेस्टी गुस्से में बोलता है कि अब तुम्हें समझ आया कि तुम्हारा घाव कितना गहरा है। अगर ट्रीटमेंट लेने में तुम्हें और वक्त लग जाता तो तुम अपनी जिंदगी खो देते। वो बुई से कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार शादी के लिए कहूँ, तुम अपना घर परिवार बसाओ, तुम तो बस लड़ने पहुँच जाते हो। अगर तुम मर भी गए तो तुम्हारे लिए कोई भी परिवार में नहीं होगा जो तुम्हें याद करेगा। बुई कहता है कि अगर आप प्रिंसेस यूजेन से मेरी शादी के लिए फोर्स करोगे तो जो 4 साल पहले हुआ वो अब भी हो जाएगा। मतलब वो मिलिट्री एक्सरसाइज पे चला जाएगा। वो अपनी जिंदगी युद्ध में गंवाना ज्यादा पसंद करेगा, इसलिए वो मैजेस्टी को चिंता करने के लिए मना करता है। मैजेस्टी उसे बेटा बोलता है और कहता है कि बकवास बातें करना छोड़ दो। तभी कोइकी और यूफई सामने आ जाते हैं। मैजेस्टी उनसे पूछता है कि तुम दोनों बेकार हो, वो इतना एंजॉय कैसे हो गया, तुम अंधे हो क्या, तुम उसे जल्दी से यहाँ क्यों नहीं लाए ट्रीटमेंट के लिए। वो ही कहता है कि गलती मेरी है, इन्होंने तो सिर्फ मेरा ऑर्डर फॉलो किया था। मैजेस्टी कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कितना फेवर करता हूँ, तुम्हें मैंने अपने बेटे की तरह पाला है, फिर भी तुम्हें अपनी चिंता नहीं होती है, तुम कर क्या रहे हो। तभी इंपीरियल डॉक्टर बुई के घाव को दबाता है। बुई दर्द में होता है। मैजेस्टी इंपीरियल डॉक्टर को आराम से करने के लिए कहता है। मैजेस्टी बताता है कि उसके अंकल और वो बहुत क्लोज ब्रदर थे, हम एक साथ पले बड़े। तुम्हारे अंकल ने कंट्री के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं की, इसलिए मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ। मैं तुम्हें हूँ फैमिली की तरफ से रिवॉर्ड देता हूँ ताकि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, बट तुम तो अपनी चिंता ही नहीं करते, जब देखो लड़ने पहुँच जाते हो। तुम अपनी जनरेशन को खत्म करना चाहते हो क्या। वही कहता है कि वो जिसे पसंद करेगा वो उसी से शादी करेगा। वो मार्केस चैंगेन की तरह बनने वाला नहीं है, जिसने मेरी माँ को छोड़ दिया और पूरी जिंदगी नफरत में बिता दी। इससे तो वो अकेले रहना ही पसंद करेगा। मैजेस्टी यूफई और क्विकी को बगल वाले तरफ जाने का इशारा करता है। क्विकी और यूफई मैजेस्टी के रूम में पहुँच जाते हैं। मैजेस्टी कहता है कि रिबेलियन फैन चैंग के मार्शल आर्ट स्किल बहुत अच्छे हो गए हैं क्या, उसने बुई को इस तरह से हर्ट किया है। यूफई कहता है कि फैन चैंग ने मास्टर को अटैक नहीं किया, मास्टर ने तो ट्रीटमेंट लेने में देरी कर दी थी। क्विकी उसे रोकने का इशारा करता है। मैजेस्टी पूछता है कि हुआ क्या था, सारी बात बताओ। क्विकी और यूफई शांत रहते हैं। मैजेस्टी कहता है कि तुम दोनों बुई की तरह कम बोलना पसंद करते हो क्या। यूफई मुस्कुराता है। मैजेस्टी उसे रोकता है। मैजेस्टी क्विकी से पूछता है कि तुम सारी बात बताओ, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे मास्टर को पनिशमेंट मिलेगी। क्विकी बताता है कि मास्टर को ऑर्डर मिला था रिबेलियन फैन चैंग को मारने का। तभी उन्हें पता चला कि नए मजिस्ट्रेट वहाँ नहीं पहुँचे थे। उन्हें लगा कि रास्ते में कहीं और उन्हें खतरा तो नहीं। वो उन्हें बचाने के लिए निकल गए और ट्रीटमेंट लेने में लेट हो गए थे। मैजेस्टी कहता है कि नया मजिस्ट्रेट तो चिंग काउंटी में गया था क्या। अगर तुम्हारा मास्टर चाहता तो चिंग काउंटी में अपना ट्रीटमेंट करवा सकता था। यूफई बोलता है कि वो चिंग काउंटी में मजिस्ट्रेट को बचाने नहीं गए थे, वो तो एक वुमेन को बचाने गए थे। मैजेस्टी कहता है वुमेन। यूफई बताता है कि उन्होंने ही मास्टर की घाव से एरो को निकाला, उन्होंने कोई सेफ्टी नहीं की थी। मास्टर तो फैंग चेंग को पकड़ने के लिए निकले थे और ट्रीटमेंट के लिए लेट हो गए। क्विकी उसे इशारा करता है ताकि वो चुप हो जाए। यूफई चुप हो जाता है। मैजेस्टी कहता है तीर को हटाया, ट्रीटमेंट में लेट हुआ, वो भी एक औरत के लिए, कौन है वो। यूफई वो बनाता है और क्विकी की तरफ देखता है। मैजेस्टी उसे रोकता है और बताने के लिए कहता है।
यू फेई चेन शाओशेंग का नाम बता देता है। मैजेस्टी पूछता है कि वो दिखने में कैसी है। यू फेई और क्विकी मैजेस्टी को देखते हैं। लू याओ और शाओशेंग रूम के बाहर बैठे होते हैं। तभी शुनहुआ बाहर आती है। शाओशेंग उससे पूछती है कि अब थर्ड अंकल कैसा फील कर रहे हैं। शुनहुआ बताती है कि वो अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि वो पूरे रास्ते में बार बार बेहोश हो गए थे, इसलिए यहाँ के ओल्ड मजिस्ट्रेट को दुश्मनों को अकेले सामना करना पड़ा। वो कहती है कि ओल्ड मजिस्ट्रेट और थर्ड अंकल पहले भी एक बार मिल चुके हैं। उन्होंने उनके लिए बहुत सारा खाना भी दिया था, बट अब वो उनसे कभी भी नहीं मिल पाएंगे। शाओशेंग कहती है कि ओल्ड मजिस्ट्रेट की उम्र 60 साल थी। उन्होंने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। वो सोल्जर को भी तो बुला सकते थे। वो बूढ़े और कमजोर थे। मैजेस्टी उन्हें अकाउंटेबल नहीं ठहराते। शुनहुआ कहती है कि भले ही मैजेस्टी उन्हें ब्लेम ना करे, बट हुआ काउंटी के लोग उन्हें देख रहे थे। अगर ओल्ड मैजिस्ट्रेट की फैमिली बहादुरी नहीं दिखाती तो वो यहाँ गवर्न कैसे करते। परेशानी के वक्त केपेबल इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने निभाई। तभी फोदेंग इन्फॉर्म करता है कि ओल्ड मैजिस्ट्रेट की ग्रैंड डॉटर चेन शाओमी ट्रीटमेंट ले रही है। वो बहुत बुरी तरीके से इंजर हुई है क्योंकि एक सोल्जर ने उसकी छाती पर लात मार दी थी। वो ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाएगी। शुनहुआ शाओशेंग को उसे देखने को कहती है। लू याओ भी उसके साथ जाता है। शाओशेंग वहाँ सभी इंजर लोगों को देखती है। तभी वो शाओमी को देखती है। वो सपने में अपने परिवार के लिए रोती है। तभी एक फ्लैशबैक आता है जब शाओशेंग छोटी थी और वो खेलती थी। अपने फैमिली की तारीफ करती है वो। एक बच्चा कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें छोड़ दिया है क्योंकि तुम एक लड़की हो। शाओशेंग मना करती है। उसे उसकी बातें भी चुभती है। यहाँ शाओशेंग शाओमी की ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। शाओमी उठती है। वो पूछती है क्या आप नर्स हैं? शाओशेंग मना करती है और कहती है कि नए मजिस्ट्रेट हुआ काउंटी में मेरे अंकल हैं। मैं उनकी तरफ से तुम्हें मिलने आई हूँ। शाओमी कहती है कि उसकी पूरी फैमिली ने सेक्रीफाइस कर दिया। सामने से एक पर्सन बताता है कि जब बैंडिट ने शहर में कदम रखा था तभी उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि मजिस्ट्रेट अब जिंदा नहीं है। शाओमी सब जानती है। लू याओ उन सभी को जानवर कहता है। शाओशेंग शाओमी से कहती है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें नहीं छोड़ा है, उन्हें ब्लेम मत करना। शाओमी मना करती है और कहती है कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया है लोगों की जान बचाने के लिए। सभी अब उनकी तारीफ हीरो की तरह कर रहे हैं, बट मैं तो उनसे बात करना चाहती थी। शाओमी अपने पुराने दिनों के बारे में बताती है कि सभी उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वो कोई भी नहीं है। शाओशेंग कहती है कि तुम अच्छी लड़की हो। वो काउंटी के सभी लोग उन्हें याद कर रहे हैं और जैसे तुम उन्हें कर रही हो। शाओशेंग रोती है। शाओमी कहती है कि मैं आपको मीठा दे दूंगी। वो शाओशेंग को मीठा देती है। एक फ्लैशबैक आता है जिसमें शाओशेंग मीठा खाती है। तभी एक बच्चा उसे डराता है। शाओशेंग के हाथों से वो मीठा जमीन पर गिर जाता है। बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। शाओशेंग रोती है। उसके मीठे को पैरों से तोड़ के बच्चे आगे चले जाते हैं, पर शाओशेंग उठती है और उसको उठाती है। वो मीठा खाते वक्त रोती है। शाओमी उसे मीठा खाने को कहती है ताकि वो दुखी ना हो। शाओशेंग की आंखों में आंसू होते हैं, बट वो उसे देखकर मुस्कुराती है। शाओशेंग फिजिशियन से शाओमी की हालत के बारे में पूछती है। फिजिशियन बताता है कि शाओमी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी। शाओशेंग कहती है कि आपको जो भी मेडिसिन चाहिए उसे बता दो, वो कहीं ना कहीं से लाकर दे देगी। शाओमी को जिंदा रखना जरूरी है। वो अपनी फैमिली में इकलौती ही बच्ची है। एक इंजर्ड पर्सन रोता है और कहता है कि मैं जिंदा क्यों हूँ, इस हालत से तो मैं मर ही जाता तो ही अच्छा होता। शाओशेंग उसे चिल्लाती है और कहती है कि सभी ने किसी न किसी को खोया है। वो लोग तुम्हारी जान बचाते हुए मरने चले गए, लेकिन उनकी सेक्रीफाइस को तुम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। आगे अपनी जिंदगी कैसे जियोगे उनके बिना, ये सोचो। शाओशेंग वहाँ पे सभी को समझाती है कि परेशानी में रोना सही नहीं है, उनसे लड़ना पड़ता है। हालात हमें कमजोर नहीं कर सकते,
किसी की कोई भी गलती नहीं है। वो सभी को मोटिवेट करती है और सभी लोग उसकी बातें सुनकर ट्रीटमेंट लेते हैं और जीने के लिए कहते हैं। लू याओ शाओशेंग को आराम करने के लिए कहता है। शाओशेंग मना करती है। वो लू याओ को आराम करने के लिए कहती है। तभी लू याओ उसे टी देता है। शाओशेंग टी पीती है। लू याओ शाओशेंग की हेल्प करता है। वो दोनों अकाउंट देखते हैं और बिल्डिंग रिपेयर करने के लिए बात करते हैं। वो सामान की कमी के बारे में बात करते हैं। लू याओ अपना जड़े पेंडेंट और जड़े ऑर्नामेंट्स देता है ताकि कमी पूरी हो जाए। लू याओ सभी कुछ शाओशेंग को दे देता है। अब पूछता है क्या ये सब काफी है? शाओशेंग पूछती है बस यही है तुम्हारे पास? लू याओ बताता है कि उसके बड़े भाई ने उसे सिखाया है कि पैसे आता जाता रहता है, लालची बनने की कोई जरूरत नहीं है। अभी इस वक्त मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। शाओशेंग बताती है कि पैसे वाले लोगों को अपने खर्चा की इतनी चिंता नहीं होती है। वो लू याओ से पूछती है ये पूरे दिन तुम करते क्या हो? लू याओ बताता है कि पूरे दिन हम पढ़ाई करते हैं ताकि हम एक अच्छे लेवल के ऑफिसर बन सके और लोगों की हेल्प कर सके। शाओशेंग कहती है कि तुम गुड रेपुटेशन के लिए पढ़ते हो। शाओशेंग को एक आइडिया आ जाता है और वो खुश हो जाती है। शाओशेंग अपना आइडिया चेंगजी को बताती है। चेंगजी कहता है कि वो ऑफिशियल लेटर पे डोनेशन नहीं मांगेगा। शाओशेंग उसे उसके बेनिफिट के बारे में बता के पटाने की कोशिश करती है ताकि हुआ काउंटी में दोबारा लोग सही से रह पाएं। चेंगजी कहता है कि डोनेशन से हुआ काउंटी को बनाना। वो पूछता है तुम्हें ऐसी ट्रिक सिखा कौन रहा है? शाओशेंग कहती है कि उसे ये ट्रिक किसी से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। चेंगजी फाइनली मान जाता है। शाओशेंग उसे ऑफिशियल लेटर पर लिखने के लिए कहती है। यहाँ शाओमी उठने की कोशिश करती है। उसे शाओशेंग की आवाज आती है। वो दरवाजा खोलती है। शाओशेंग सभी के घरों को रिपेयर करवाती है। लू याओ उसकी मदद करता है। शाओमी ये सब देख के और खुश हो जाती है। शाओशेंग और लू याओ शाओमी के पास जाते हैं। शाओमी कहती है कि जब वो ठीक हो जाएगी वो शाओशेंग की मदद करेगी। वो शाओशेंग की तारीफ करती है। यहाँ सभी मस्ती करते हैं। शाओमी खुश होती है। उसकी खुशी देखकर शाओशेंग भी और खुश हो जाती है। शाओशेंग उसे प्रॉमिस करती है कि सब पहले जैसा हो जाएगा। लू याओ और शाओशेंग एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ बुई चाय पीता है। विकी कहता है कि आप पहले ही ठीक हो जाते अगर आप रिबेलियन फैन चेंग के पीछे नहीं जाते। आपकी चोट बढ़ती जा रही है और मैजेस्टी की निगाहें सिर्फ आप पे ही हैं। बुई कहता है ये तो छोटी चोट है। वो पूछता है कि जो मैंने काम तुम्हें करने दिया था क्या तुमने वो कर दिया? यू फेई हाँ करता है और कहता है कि अगर आपकी इंजरी इतनी बड़ी नहीं हुई होती तो आप लेडी चेंग को खुद ही जाकर डोनेशन दे देते। वो शाओशेंग की तारीफ करता है और कहता है कि कुछ ही दिनों में उन्होंने हुआ काउंटी के लोगों का मोरल बढ़ाया है। वो कहता है कि आपने इतना बड़ा अमाउंट डोनेशन में दिया है और वो भी किसी को पता लगने नहीं दिया। वही कहता है कि हम बिजनेसमैन नहीं है। अगर सभी को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता कि मैंने डोनेशन दिया है तो लोग मेरी इंटेंशन को गलत ठहराते। हमें उनकी हेल्प करनी थी, इतना ही काफी है। यूफेई कहता है कि आपने इतना अच्छा काम किया है, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है, लेडी चेंग को भी पता नहीं है। वो ही यूफेई को रोकता है और कहता है कि उसे पता लगना नहीं चाहिए। यहाँ शाओशेंग आराम करती है। लू याओ उसके लिए हनी पेस्ट्री लाता है। शाओशेंग उसकी ज्यादा मीठे की बात करती है। लू याओ कहता है कि क्या उसे कुछ और खाना है। वो उसे डिशेस बताती है बट लाने के लिए मना कर देती है। लू याओ कहता है कि जो भी तुम करोगी वो उसे लाकर जरूर देगा। शाओशेंग उसे अच्छा इंसान बताती है। लू याओ कहता है कि कभी भी किसी ने उसकी इतनी अच्छी तारीफ नहीं की है। शाओशेंग कहती है कि तुमने यहाँ मेरी मदद बहुत की है और सभी कुछ सही काम अच्छे से हो गए। लू याओ खुश होकर शाओशेंग की तारीफ करता है कि कैसे उसने हुआ काउंटी की सिचुएशन को हैंडल किया। शाओशेंग स्माइल करती है और कहती है कि दुनिया में उसके फादर और तुम ही मेरी तारीफ कर सकते हो। शाओशेंग उसे अपने फादर से मिलवाने की बात करती है। तभी चेंगजी और शुनहुआ बाहर आ जाते हैं।
वो बाहर से सारी बातें सुनते हैं। लुयाओ को यहाँ शाओशेंग की इंटेंशन पे गलतफहमी होती है, पर लुयाओ कहता है कि मैं यहाँ का ऑफिसर बन जाऊंगा, बाकी की सारा काम तुम संभाल लेना, जैसे कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन। लुयाओ और पेस्ट्री लाने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। शाओशेंग बाहर आती है। चेंगजी उसकी आइडिया की तारीफ के बारे में बात करता है। शाओशेंग पूछती है कि बहुत सारा गुप्तदान किसने किया है, क्या पता है? चेंगजी मना करता है। शाओशेंग उस पर्सन की तारीफ करती है कि उन पैसों से हुआ काउंटी के लोगों की मदद हुई है। शुनहुआ लुयाओ की तारीफ करती है। शाओशेंग कहती है कि लुयाओ ने सभी कामों में उसकी मदद की है, जैसे एक असिस्टेंट करता है। यहाँ मैजेस्टी स्क्रोल देखता है हुआ काउंटी का। उसे यूफे की बात याद आती है कि कैसे बुई को ट्रीटमेंट लेने में टाइम लग गया था। मैजेस्टी कहता है कि हुआ काउंटी के नए मजिस्ट्रेट चेंगजी ने ये रिपोर्ट पहुंचाई है। उन्नत काओ हाँ करता है। मैजेस्टी कहता है कि इतना बड़ा नुकसान हुआ, बट इतने कम वक्त में चेंगजी ने अच्छा काम किया है। मैजेस्टी जानबूझकर चिल्ला के शाओशेंग के बारे में बात करता है ताकि पीछे बुई सब कुछ सुन ले। मैजेस्टी शाओशेंग की तारीफ करता है। बुई एकदम से उठ जाता है। मैजेस्टी शाओशेंग की शादी का प्लान बनाता है। बुई भागते हुए मैजेस्टी के पास आता है और कहता है कि ओल्ड मजिस्ट्रेट ने लोगों की जिंदगी बचाई है, इसलिए वो उन्हें रिस्पेक्ट देने की बात करता है। मैजेस्टी पूछता है तुम उठ गए? मैजेस्टी हाँ करता है कि वो डिग्री किसी को दे देगा। बुई कहता है कि वो डिग्री खुद ही देने चला जाएगा। मैजेस्टी उसे उठने के लिए कहता है। बुई कहता है कि अब वो सही है। मैजेस्टी उसे डिग्री देने के लिए मान जाता है। बुई स्माइल करता है। मैजेस्टी उसे देखता है और कहता है कि तुम जवान हो ना, इसलिए जल्दी ठीक हो गई। मैं तो तुमसे बहुत कमजोर हूँ। बुई उसे थैंक्स करता है और वहाँ से चला जाता है। मैजेस्टी सब समझता है और हंस जाता है। यहाँ युआनशेन का मास्टर एक सर्वेंट से पूछता है कि चेंग फैमिली की वुमेन के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई है क्या? वो उस घटना के बारे में पूछता है। युआनशेन पूछता है कि वो हुआ काउंटी में कैसे पहुँचे। सर्वेंट बताता है कि वो चेंगजी के साथ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बैंडिट मिल गए। उनकी हालत खराब थी, पर जनरल लिंग ने उन्हें बचा लिया। उन सभी को हुआ काउंटी में छोड़ दिया। मास्टर उस सर्वेंट को जाने के लिए कहता है। युआनशेन का मास्टर शुनहुआ से मिलने की बात करता है। वो अपने ग्रेटिट्यूड के बारे में बताना चाहता है ताकि वो बाद में रिग्रेट न करे। युआनशेन उसके साथ चलने को कहता है। युआनशेन सोचता है कि दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, लेकिन हर बार उसी के साथ बुरा क्यों होता है। वो शाओशेंग के बारे में सोचता है और एपिसोड यहीं एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप मेरी वीडियो को ज्यादा लाइक करें। अगर मेरी वीडियो पे 50+ लाइक हो गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।